नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह बने रहेंगे अपने पद पर, सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 8 विधायक, सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में सभी ने ली सदस्यता। जैकलिन पर जांच का फंदा कसा, 200 करोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने पूछे सवाल, ठग सुकेश से जुड़े हैं हीरोइन के तार। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड पर नीतीश के तेवर कड़े, डीजीपी को बुलाकर 1 घंटे तक ली मीटिंग, 4 स्पेशल टीमें बनी, बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। बाजार में बुल्स ने दिखाया दम, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद, बैंकिंग मेटल शेयरों में भी दिखी अच्छी खरीदारी, आईटी रियलिटी ऑटो शेयरों में हुई बिकवाली। लॉजिस्टिक पॉलिसी में लागत घटाने, रोजगार बढ़ाने और ट्रेनिंग पर हो सकता है खास जोर, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ऐलान, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और खबरों की शुरुआत बिहार से, जहां के बेगूसराय में 30 किलोमीटर के दायरे में अंधाधुंध फायरिंग पर चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। नीतीश कुमार ने कड़ी कार्रवाई की बात इसको लेकर कही है। आज उन्होंने डीजीपी को बुलाकर 1 घंटे तक मीटिंग लेकर पूरे मामले की जानकारी ली। वारदात का पता लगाने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सीसीटीवी को लगातार खंगाला जा रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार ने आज कहा है कि इस पूरे मामले का सब तरफ से पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार अपराधियों का इरादा क्या था और वो लोग कौन थे। एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। और ये तो हमने पहले ही, ऐसे कुछ ही दिन पहले हमने मीटिंग करके पूरा सबके साथ, गृह विभाग और इस पुलिस के साथ सारा मीटिंग करके पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जो पहले से बने हुए नियम हैं उन नियमों का ठीक ढंग से पालन करिए। ये बात तो हम मीटिंग में करके कर चुके हैं। दरअसल बिहार के बेगूसराय में बाइक सवारों की सरेआम फायरिंग पर सियासी बवाल बढ़ गया है। जंगल राज की वापसी और गुंडा राज का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरा है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार का इस्तीफा तक मांग लिया है। क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नजरअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के जिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। 11 लोगों पर गोली चला दी गई, कई की हालत खराब है और कई इसमें देहांत भी हुआ है एक व्यक्ति का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है? अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। और अब आपको दिखाते हैं गोलीकांड की सीसीटीवी की जो फुटेज सामने आई है। वो इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाइक पर सवार लोग हैं, 2 लोग हैं यहाँ पर, और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। माना यह जा रहा है कि करीब करीब 30 किलोमीटर के दायरे तक वो ये गोलीबारी करते रहे और इसमें तब तक 11 लोगों को गोली लगी। इसमें एक व्यक्ति की तो मौत हो गई है, लेकिन 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि उन पीड़ितों का जिनको इस घटना में गोली लगी है, उनको क्या कुछ कहना है। बछवाड़ा तरफ से आया, मारते निकल गया। मोटरसाइकिल से था। यह 5-10 में, 5-15-10 में था। मोटरसाइकिल पे कितने लोग थे? 2 लोग था।
और सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह को अगले 3 सालों तक के लिए अपने पदों पर बने रहने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन की अनुमति दी है, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के तहत ऑफिस बेयर्स को 6 साल के कार्यकाल के बाद किलिंग ऑफ पीरियड में जाना होता है। यह कार्यकाल अलग स्तर की क्रिकेट एसोसिएशन के लिए किए गए कामों को जोड़कर देखा जाता है। इस आधार पर गांगुली, जयशाह समेत कई ऑफिस बेयरर्स के टेन्योर खत्म हो सकते थे, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीसीसीआई इसके लिए संविधान में परिवर्तन कर सकती है। और अब बात गोवा की, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 विधायक आज बीजेपी में वहां शामिल हो गए। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों को सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 11 विधायक थे। इनमें से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के नाम पर सरकारें तोड़ने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 10 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं टूटे। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही है, दूसरी पार्टी गलत कर रही है, एमएलए को खरीद रही है। लोकतंत्र में करोड़ों रुपए देकर विधायकों को खरीदना उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ये लोग जो है ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं। हर राज्य के अंदर जा जाके एमएलए खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो एमएलए खरीद ही नहीं रहे, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं। और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। गोवा के अंदर कितने कितने में खरीदे हैं ये तो वहां के एमएलए ही बता सकते हैं, या वहां के लोग ही बता सकते हैं कि कितने कितने में खरीदे। ये अच्छी बात नहीं है। और अब बात पेंशन स्कीम्स की, वो इसलिए क्योंकि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव हो सकता है। मौजूदा पीएफआरडीए कानून के तहत राज्य अपनी सुविधा के मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम से एग्जिट नहीं कर सकते हैं और केंद्र ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है। डिटेल लेते हैं इस पूरी खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या कुछ है ये पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत उन सभी राज्यों के लिए बुरी खबर है जिन लोगों ने अपने राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया था। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में अपने हाथ साफ तौर पर खड़े कर दिए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस पेंशन फंड का जो रेगुलेटर है, उससे संपर्क करें। दरअसल वित्त मंत्रालय ने पीएफआरडीए से इस मामले में जवाब मांगा था। पीएफआरडीए ने इस मामले में साफ किया है कि जो मौजूदा पीएफआरडीए एक्ट है उसके तहत कोई भी राज्य या फिर कर्मचारी अगर एनपीएस के खाते में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के खाते में कोई भी अंशदान करता है तो उसमें उसके तहत जो एग्जिट की पॉलिसी है वो उसका कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कोई अगर एनपीएस में पैसा जमा कर चुका है तो ऐसे में उससे बाहर निकलने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए सभी राज्यों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, यानी कि पीएफआरडीए कानून में बदलाव करने के साथ साथ जितने भी बाकी राज्य जो कि नेशनल पेंशन स्कीम अपना चुके हैं उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे मसला जो है जो अन्य राज्यों के हितों को भी एक तरह से अफेक्ट करता है। लिहाजा सिर्फ किसी जो राज्य खुद अपना ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं उनके लिए जो दूसरे राज्य हैं उनके हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो मौजूदा एनपीएस सिस्टम है उससे पुराने पेंशन स्कीम में जाना एक बड़ी चुनौती है, बड़ी परेशानी है और मौजूदा जो कानून है उसमें इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है। तो लिहाजा जो राज्य अपने अपने राज्यों में ऐलान कर रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में लेके आएंगे, ये एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए नो सिग्नल है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आलोक आपका। और अब बात मार्केट की करेंगे।
मार्केट की 4 दिन की तेजी के बाद आज मार्केट में गिरावट देखी गई। हालांकि बाजार निचले स्तर से कुछ सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 224 पॉइंट गिरकर 60,347 पर और निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर 18,004 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने 41,000 का आंकड़ा पार किया। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही बैंकिंग, मेटल शेयरों में, तो वहीं IT, रियलिटी, ऑटो में आज बिकवाली देखने को मिली। इस साल जून के निचले स्तरों से बैंक निफ्टी ने करीब 30% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। बैंक निफ्टी का जोरदार सफर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो बैंक निफ्टी जो कि अब 41,000 के पार हो चुका है और अब नए शिखर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया रफ्तार बैंक निफ्टी ने दिखाई, और वो भी उस सिचुएशन सिनेरियो में जब किसी ने उम्मीद नहीं लगा रखी थी। करीब करीब 220 ऐसे सत्र जबकि बैंक निफ्टी वापस 41,000 के पार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। 27 अक्टूबर 2021 के बाद ये 41,000 का जो जोन है वो निफ्टी बैंक ने पार किया है। 41,830 ये निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड लेवल है और उन लेवल से महज करीब करीब 200-300 अंकों के आसपास की दूरी है, फिर मोटा मोटा 1% के आसपास की दूरी पे ही इंडेक्स कामकाज कर रहा है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। 32,300 जो कि 14 जून को निफ्टी बैंक ने लेवल छुए थे, वहां से लेकर अब तक करीब 35% के आसपास का मूव दिखा चुका है। 41,600 के आसपास के मौजूदा स्तर पहुंच चुके, तो एक शानदार रिटर्न वहां पर आया। लेकिन ये तो रही इंडेक्स की बात। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ये सिचुएशन कहीं ज्यादा अलग रही। 10,000 अंकों के आसपास की बढ़त तो सिर्फ निफ्टी बैंक में देखने को मिल चुकी है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप नजर डालेंगे तो निफ्टी बैंक में ऐसे कई सारे बैंक्स हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। सूची आपके सामने है। IDFC फर्स्ट 53% के आसपास रिटर्न, आरबीएल बैंक 45%, इंडसइंड बैंक करीब करीब 41% का शानदार रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। PNB 33% ऊपर, ICICI बैंक 33% ऊपर, फेडरल बैंक करीब करीब 33% का मूव पिछले 3 महीनों के दौरान यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कुछ और ऐसे नाम जो कि शानदार तेजी में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस बात की जाए तो बंधन बैंक -6%, हालांकि कोटक और AU स्मॉल फाइनेंस भी डबल डिजिट में अपना रिटर्न देने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा कुछ और PSU बैंक्स की बात की जाए जो कि इस तेजी में काफी हद तक पार्टिसिपेट करके गए हैं, तो उसमें नाम आता है BOB का 40%, इंडियन बैंक 28%, यूनियन बैंक 28% और केनरा और सेंट्रल बैंक जैसे बैंक जो करीब करीब 25% के आसपास तक का मूव देकर गए हैं। तो एक शानदार तेजी निफ्टी बैंक के अंदर और ऑलमोस्ट अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री से पूछा है कि आखिरकार वो क्या चीज है जो उन्हें भारत में नया निवेश करने से रोक रही है। वित्त मंत्री क्यों जता रही है ये चिंता, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से आज दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने, आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ किया। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन और दूसरी आरोपी पिंकी ईरानी को आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ हुई। पिंकी ईरानी ने मुख्य आरोपी सुकेश और जैकलिन फर्नांडिस का संपर्क एक दूसरे से करवाया था। इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, क्या कुछ डिटेल है अब तक? देखिए, 200 करोड़ रुपए की उगाही के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर जो है जेल में बंद है। इसने जैकलिन फर्नांडिस को काफी सारे गिफ्ट जो दिए थे, जिसको लेकर के इनके संबंधों की पूछताछ जो है दिल्ली पुलिस जो है कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 3 संबंध जो है जैकलिन फर्नांडिस को जेल भेजे थे। आज जैकलिन फर्नांडिस जो है दिल्ली पुलिस के सामने उपस्थित जो हुई, साथ ही साथ पिंकी ईरानी जो है वो भी उपस्थित हुई। पिंकी ईरानी वो महिला है जिन्होंने की सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस की मुलाकात जो कराई थी। तो दिल्ली पुलिस दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ जो है वो कर रही है। खासतौर पे कि ये पूछना चाह रही है दिल्ली पुलिस, कई सारे सवालों की लिस्ट जो है दिल्ली पुलिस ने तैयार की है। ये पूछना चाह रही है कि कितने रुपए के गिफ्ट जो है वो दिए, कैसे मुलाकात हुई, कब मुलाकात हुई और क्या वो जानती थी कि ये सारे जो गिफ्ट जो उनको मिले हैं वो गलत पैसों से मिले। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है तलाशने की दिल्ली पुलिस जो है वो कर रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि 8 करोड़ रुपए गिफ्ट जो है जैकलिन फर्नांडिस को जो दिए गए। अब दिल्ली पुलिस भी इसकी पूछताछ जो है वो लगातार जो है जांच जो है कर रही है और जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ जो है आगे भी जारी रह सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और बड़े शहरों में लेट नाइट डिलीवरी का ट्रेंड जो है वो जोर पकड़ रहा है। दिल्ली NCR में आजकल तो आपको लेट नाइट डिलीवरी बॉय अक्सर देखने को मिल जाएंगे जो सामान डिलीवर करते हुए दिख जाएंगे। हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने ऐसे ही कुछ डिलीवरी बॉय से बातचीत की, आप भी सुनिए।
गर्मी हो या फिर बारिश का मौसम, आपको अपने घर में अचानक किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर भल्ले चाट पापड़ी खाने का मन हो, तो स्विगी और जोमेटो वाले भैया तुरंत वो ऑर्डर लेकर आपके घर आ जाते हैं। तो हर तरह के मौसम में तो ये आपको सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई देते ही है, लेकिन अब ये रात में भी अगर आपको किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ खाने का मन करता है, अचानक रिश्तेदार आ जाते हैं, तो ये भैया आपके घर में ऑर्डर लेकर आएंगे। भैया दिन में तो हमने देखा है चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो आप लोग अपनी डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब क्या रात में भी डिमांड आ रही है? हाँ, रात में है, पहले से भी थी और अब भी है। रात में है, वैसे ही ऑर्डर रहते हैं, करते हैं फुल रात, हमारा 24 घंटे ओपन है। भैया अगर दिल्ली की बात करें जहाँ पर आप ये सर्विस दे रहे हैं, रात में कौन से इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड या फिर आप अपनी सर्विसेज डिलीवरी लेकर जाते हैं? पटेल नगर है, राजेंद्र नगर है, करोल बाग है और इधर पहाड़गंज है। तो आपको लगता है कि मतलब पूरी रात आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं, आप डिलीवरी करते रहते हैं? 24 घंटे 24 घंटे हो गया है अब। बिल्कुल, तो ये जो नया ट्रेंड है ये खास तौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में दिखाई दे रहा है, और चूंकि अब ये एक नई तरीके का ट्रेंड है तो उम्मीद की जा रही है जोमेटो और इंस्टामार्ट के बाद जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात लॉजिस्टिक शेयरों की, जिसमें तगड़ा एक्शन दिख रहा है। दरअसल सरकार जल्द ही नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने वाली है। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। लक्ष्मण जी बताएं क्या कुछ है एक्सक्लूसिव डिटेल आपके पास? दरअसल प्रधानमंत्री 17 सितंबर को जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं, उस पॉलिसी के लागू होने के बाद ऐसा लगता है कि माल ढुलाई के मौजूदा तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, माल ढुलाई का खर्च भी कम हो जाएगा और लॉजिस्टिक एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पॉलिसी के मसौदे को हमने पढ़ा है, उसे समझा है, और प्रधानमंत्री इस पॉलिसी के तहत 4 खास स्टेप का ऐलान कर सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है IDS, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें 7 अलग अलग मंत्रालयों के 30 अलग अलग वर्टिकल जो हैं उसके डेटा को इंटीग्रेट करने पर जोर दिया जाएगा। यूलिप, जिसमें यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक के अलग अलग मोड जो हैं, साधन है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। ई-लॉग यानी ईज ऑफ लॉजिस्टिक के काम करने के तौर तरीके को आसान करने पर जोर होगा। चौथा होगा सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप। किसी भी लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट को लागू करने में कोई भी दिक्कत आएगी तो ये ग्रुप तुरंत वहाँ पे दखल देगा, उस दिक्कत को दूर करेगा। और इस पूरे पॉलिसी का मकसद ये होगा कि अगले 5 साल में लॉजिस्टिक के तहत लागत जो है उसको घटाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के हिसाब से किया जाए, स्किलिंग पर खास जोर होगा, रोजगार के मौके बढ़ाने पर खास जोर होगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और ओमान में एयर इंडिया के विमान से निकला धुआं दिखाएंगे आपको और बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। अच्छा सुन, तू भी ऑप्शंस पे ट्रेड करता है ना? आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हम लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी कई सारे सवाल आते रहते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचता हूं कि सारे सवाल जिस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक चर्चा कर ली जाए। एक मुद्दा जो उठता है गौरी बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, तो मुझे लगता है लोगों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलती की है, कोई गलत जानकारी दे दी है जाने अनजाने में, तो हो सकता है नोटिस वगैरह आए, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि इनकम टैक्स विभाग से कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आ रही। क्यों? और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हिंदी दिवस है, लेकिन कर्नाटक में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जेडीएस ने कर्नाटक में हो रहे हिंदी दिवस के इवेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कल एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर कहा था कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। बसवराज बोम्मई ने सदन में कहा कि सरकार कन्नड़ भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कन्नड़ को अनिवार्य करने के लिए कानून लाया जाएगा।
तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। भाषा के बगैर पंगु बनाने का काम आगे चलने वाली सरकारों ने किया है। मोदी जी ने एक भी शब्द बोले बगैर विश्व में जहां जहां भी मंच मिला गौरव के साथ हिंदी में पूरे विश्व को संबोधित किया है। और मैं कह सकता हूं कि विश्व के मंच पर अंग्रेजी बोलने वाले सारे नेताओं से ज्यादा वजन से अगर किसी को सुना गया है तो मेरे और आपके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ में भाग लेने के लिए आज उज्बेकिस्तान रवाना हो गए। यहाँ शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन इस बार 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आयोजित हो रहा है। पीएम एससीओ की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए समरकंद का दौरा करेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिल सकते हैं। और अब खबर एयर इंडिया के विमान की, क्योंकि आज ओमान के मस्कट में एयर इंडिया का एक विमान उड़ने से पहले ही खराब हो गया। रनवे पर विमान से निकलते धुएं को देखकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत आनन फानन में सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया। विमान मस्कट से कोच्चि आने वाला था। डीजीसीए ने कहा है कि इंजन नंबर 2 में आग लगने की वजह से केबिन में धुआं भर गया था। बोइंग 737-800 में सवार सभी 141 पैसेंजर्स को स्लाइड की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। और गुजरात के अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी रोड पर बन रही बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। इस लिफ्ट के जरिए मजदूर सामान ढुलाई करते थे। यहां आसपास रहने वाले और काम करने वाले लोगों ने बताया कि इमारत की 7वीं मंजिल से लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में 8 लोग सवार थे। हादसे की जांच फिलहाल की जा रही है। तो वहीं संवाददाता केतन जोशी इस खबर पर पूरी डिटेल दे रहे हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी इलाके में मौजूद है, जहां पर ये दुर्घटना घटी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग से गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो 13वीं मंजिल पर सेंटिंग का एरिया था, वो सेंटिंग एरिया पर मजदूर खड़े थे और नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, तो सीधे वो ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरे। 7 मजदूरों की मौत बताई जा रही है और एक गंभीर रूप से घायल है। यहाँ पर जो मौके पर लोग हैं उनका ये साफ कहना है कि ये बिल्डर है, उनकी कोताही है, इसीलिए ये पूरी दुर्घटना हुई है। श्रमिकों के पास हेलमेट भी नहीं था और जहां तक पुलिस का सवाल है, पूरी तफ्तीश शुरू हो गई है और बिल्डर के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। एक साथ 7 श्रमिकों की मौत से पूरे अहमदाबाद में हड़कंप है और शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना और कोताही बरतने के मामले को लेकर प्रशासन भी हरकत में है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के पुंछ इलाके में एक मिनी बस के खाई में गिर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 25 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मरने वाले लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और दिल्ली में फ्री बिजली के लिए अब लोगों को अप्लाई करना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि 1 अक्टूबर से उन्हें लोगों को बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी, जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको जबरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको जरूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन जिन लोगों को, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे।
क्वीन एलिजाबेथ की अब बाद जिनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की कतार बकिंघम पैलेस के बाहर लगने लगी है। अगले 4 दिनों तक वेस्टमिनिस्टर हॉल में महारानी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिनिस्टर एब्बे में किया जाना है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी यात्रा में शामिल होंगी। पार्थिव शरीर को कल रात बकिंघम पैलेस लाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।